बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। शो के आगाज़ में बात होगी शहर की सूरत हाल की। स्मॉग हर तरफ नज़र आ रही है। सांस लेते हुए एक्चुअली जो है आपको महसूस हो रहा है कि गर्द आलूद धुआं आप इनहेल कर रहे हैं। मतलब शहर की फ़िज़ा इस कदर आलूदा हो चुकी है कि जब आप देखते हैं ना कि शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहर में सर फहरिस्त है, ऑनेस्टली स्पीकिंग शदीद अफसोस होता है। सेकेंडली वही हुआ जिसका डर था। हम जा रहे हैं अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ। मरहलावार जिन जिन एरियाज़ में केसेस जो हैं वो ज़्यादा नज़र आएंगे उनको बंद करने पर गौर किया जा रहा है। शादी हॉल्स की बंदिश जो है वो 20 तारीख से की जा रही है और इस पे हमने देखा कि शादी हॉल्स एसोसिएशन के जितने भी नुमाइंदे हैं अब वो मैदान में आ गए हैं। बाज़ारों मार्केटों में कहीं भी SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। ये फिगर्स अब डबल ट्रिपल होती जा रही हैं। खुदा न खास्ता इनको कंट्रोल करना ऐसा ना हो कि एक बार फिर से हमारे लिए मुश्किल हो जाए। सेकेंडली कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर ये भी नज़र आती है कि कुछ ममालिक दावे भी कर रहे हैं कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है, तो कहीं आपको थोड़ा सा इस तरह की न्यूज़ से हौसला हो जाता है। लेकिन एहतियाती इसका एक वाहिद हल है। हमारे पास एहतियात के अलावा फ़िलहाल कोई हल नहीं है। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई थी, ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है। आज से 2 महीने अगर हम पीछे चले जाएं तो वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, मरीज बेचारे बिलक रहे थे, लेकिन अस्पतालों में उनको इलाज मुआलजे के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो प्लीज़ अगर आप इस तरह के सिचुएशन के बारे में सोच के भी परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो प्लीज़ अपना किरदार भी अदा कीजिए, SOPs पर अमल दरामद कीजिए, अपने साथ साथ दूसरों को भी महफूज रखिए। और फिर अभी जो शहर के हालात हैं, गैर ज़रूरी तौर पर मेरे ख्याल से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। मौसम तो बाहर जो है अच्छा बदल रहा है, लेकिन हवा में ये जो गर्द है इसकी वजह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। खैर, आगाज़ कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल से। चलते हैं जुनेद की जानिब, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी लाहौर शहर का मौसम जो है वो खुश्क रहने का इम्कान है, लेकिन स्मोक जो है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। अगर गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 450 से ऊपर जो है वो पहुँच चुका था, लेकिन आज जो है अभी इस वक्त जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जिसका मतलब ये है कि एयर क्वालिटी जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है शहरियों के लिए। और इस हवाले से हुकूमत को जो है वो हरकत में आने की ज़रूरत है और एयर क्वालिटी इंडेक्स पर जो है वो कंट्रोल किए जाने की जो है वो फौरी ज़रूरत है। और इस हवाले से जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ उनका क्रैकडाउन करना ज़रूरी है। और दूसरी जानब जो कूड़ा करकट को आग लगाई जाती है उसके हवाले से भी आगाही मुहिम चलाए जाने की ज़रूरत है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज तो लाहौर शहर का मौसम खुश्क रहेगा जो है वो देखने में आई है। सुबह के वक्त जो है दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त 75%, जबकि शाम के वक्त जो है वो 48% तक जाने का इम्कान है। और आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक मौसम में तब्दीली के साथ साथ स्मॉग ने जो है पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा है और आइंदा दिनों में स्मॉग जो है वो मज़ीद बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है 2 से 3 रोज़ तक, लेकिन दर्जा हरारत जो है उसमें मामूली की कमी जो है वो देखने में आएगी। ठीक है, दर्जा हरारत में मामूली कमी देखने में आएगी। थैंक यू सो मच जुनेद, मौसम की सूरत हाल आपने हमारे साथ शेयर की है। आगे बढ़ते हैं, नज़र डालते हैं शहर की सूरत हाल क्या है। पहली खबर है जी, डिफेंस अनारकली समेत 13 इलाकों में लॉकडाउन लगाया जाएगा। मैरिज हॉल्स पर बंदिश, फैसला वापस ना लिया गया तो अदालत जाएंगे मैरिज हॉल एसोसिएशन। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की चेकिंग के लिए आलात ना होने का इंकशाफ, महकमा माहौलियात और ट्रैफिक पुलिस अंदाजे से जुर्माने करने लगी। रिवर रावी मंसूबा पहले फेज के लिए 140 अरब कहां से आएगा? और लाहौर को रगड़ा 337 तरक्याती मंसूबों के लिए सिर्फ 9 अरब मिल सके। ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज। डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक।
لیکن بتاتے چلیں حسب روایت کے 3 اب بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو شہریوں کو فیس کرنے ہیں. اسموک کی شکل میں جس کا آپ نے انٹرو میں ذکر کر دیا, کووڈ-19 کی ری ایمرجنس ہے جو کہ ویدر بڑا اس کو سوٹ کرتا ہے اور یہ خوفناک حد تک بھی جا سکتی ہے اگر احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا گیا. تو تیسرا ڈینگی کے بادل جو ہیں وہ مسلسل منڈلا رہے ہیں, پیشنٹس بھی رپورٹ ہوئے. نومبر اس کے لیے فیورٹ ترین مہینہ ہے اور اس کے لیے ایس او پیز موجود ہیں, کرونا وائرس کے لیے ایس او پیز موجود ہیں. اور سموک کے حوالے سے صرف آپ نے ماسک کا استعمال جو ہے وہ لازمی کرنا ہے. اچھا صرف آپ اگر کرونا ایس او پیز پر ہی عمل درآمد کر لیں گے نا تو آئی تھنک آپ سموک سے بھی بچ سکتے ہیں, آپ ڈینگی سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اوورآل, کیونکہ سب کا تعلق ہی صفائی سے ہے نا. ایگزیکٹلی, چونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہے تو پرہیز ہی کیا جائے تو بات جو ہے وہ بن سکتی ہے. تو اب صورتحال تھوڑی بڑھتی جا رہی ہے, ہم لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں دوبارہ سے. اچھا راؤ صاحب, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں نے یہ کیوں سمجھ لیا تھا کہ کرونا ختم ہو گیا ہے. بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو چکی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی لوگ زیادہ دیر تک چیزوں کو اس طرح سے اپنے اوپر مسلط نہیں کرتے ہیں, لیکن ہم نے پوری ریاست نے مل کر ایک امپیکٹ بھی ایسا دیا کہ کرونا ختم ہو گیا ہے. جن جن کی جو رسپانسبلٹی تھی, جتنی بھی ہائی لیول میٹنگز ہوئی ہیں, کسی نے ماسک نہیں پہنا, جلسے جلوس ریلیاں, جب سب کچھ ہوگا تو امپیکٹ تو یہی جائے گا نا کہ کرونا ختم ہو گیا. کسی کو دوش کیسے دے سکتے ہیں, وہی نا, اور بڑا آسان کام ہے. جو اگست اور سپٹمبر کا, خاص طور پر جولائی, اگست اور سپٹمبر, یہ 3 ماہ ایسے گئے کہ اس میں واقعی جو ریشو تھی آپ بھی رپورٹ کرتے رہے, اور کرونا کی جو خبریں تھی وہ ڈسکس ہونا بند ہو گئی تھی. اور شاید اب جو ہم پہلی خبر ڈسکس کرنے والے ہیں نا راؤ صاحب, اس سے لوگوں کو لگے گا کہ نہ تو کرونا ختم ہوا تھا اور ابھی بھی ہے اور شدت کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ اب بات ہو رہی ہے لاک ڈاؤن کی, جس سے لوگ خوفزدہ بھی تھے, جس کا بار بار ہم ذکر کر رہے تھے کہ اگر احتیاط نہ کی گئی تو اگین ہم اس فیز میں آ جائیں گے کہ پھر آپ کو احتیاط کے لیے لاک ڈاؤن کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. راؤ صاحب اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, سمارٹ لاک ڈاؤن سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا, بیک گراؤنڈ میں اس لیے جاؤں گا کہ ہم نے یہ سمجھ اس لیے لیا کہ شاید ختم ہو گیا, لیکن حبس ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جس میں ماہرین کے مطابق کہ اس کی لائف جو ہے وہ کووڈ کی وہ 7 سیکنڈ تک ہے اور اس کے بعد وہ آٹومیٹیکلی اٹ ڈائز. تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے 2-3 ایلیمنٹ بڑے امپورٹنٹ ہے جس کی وجہ سے ہمیں اب دوبارہ سے ری ایمرجنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک تو ہمارا ریلیجس جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس میں کلیدی کردار ہے واپسی کا. تمام چیزیں ہم نے کھول دیں, لیکن جو کہ گریجولی کھلنی چاہیے تھی. مطلب اگر آپ بات کریں تو جتنے بڑے مذہبی جو آپ کے اجتماع ہوئے ہیں یا شادیاں ہیں, تو یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے اگر اجتماع ہے تو باہر سے لوگ آئیں گے, اگر جلوس ہیں تو اس میں بھی اسی طرح سے صورتحال ہوگی. تو یہ اس کو جو جس طرح کا کردار ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا, جس کی وجہ سے ری ایمرجنس بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. اور اب سمجھا یہ جا رہا ہے بعض حلقوں کی جانب سے کہ کووڈ کی ری ایمرجنس نہیں ہے, گورنمنٹ شاید جو اپوزیشن کے جلسے ہیں اس سے گھبراہٹ کا شکار ہے اور سمارٹ لاک ڈاؤن کو امپوز کرنے جا رہی ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں ایسی بات شاید نہ ہو. سمارٹ لاک ڈاؤن اب آپ کے پاس واحد حل ہے, اس کے بعد پھر ہماری اپنی فیملی میں جب کیسز ہر گھر میں یہ ہوا نا کہ آپ کو اپنے ارد گرد سے سننے کو ملنا شروع ہو گیا کہ فلاں جگہ پر کرونا کا مریض ہے, فلاں جگہ پر فلاں محلے میں, پھر ایکچولی لوگوں میں خوف بھی آنا شروع ہوا تھا. ویسی صورتحال اب واپس آ گئی ہے اور آپ کو ہر روز جو 24-25 اموات ہو رہی ہیں, تو یہ پھر سے وہ سلسلہ چل نکلا ہے. اور بتایا جا رہا ہے ماہرین کی جانب سے کہ چونکہ اب اس کی ری ایمرجنس جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے, اس کے لیے آپ کو احتیاط کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس سے بچنا بھی آپ نے خود ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ اگر باہر جاتے ہیں تو جتنا لیمیٹائز آپ کریں گے چیزوں کو اتنا بہتر رہے گا. ادروائز پھر جو نتائج ہیں اس کے بھیانک بھی ہو سکتے ہیں. اس سے بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر جو ہم جتنے ویکینڈز پہ یورپین کنٹریز میں جو صورتحال ابھی سے شروع ہو گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسی صورتحال آئے, لیکن راؤ صاحب میں سنڈے کے مناظر دیکھ کے مختلف بازاروں کے پریشان ہو گئی تھی کہ ہم بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ کووڈ ہے, کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے, آپ نے احتیاط کس طرح سے کرنی ہے.
پر مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پر کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا تھا کہ جو سہولت بازار ہیں ان کے ساتھ ایکسٹرا جو سنڈے بازار ٹائپ لنڈا بازار لگتے ہیں وہ نہیں لگائے جائیں گے، لیکن لگے، کوئی روک ہی نہیں سکا. اور ہم دیکھتے ہیں میں اس چیز پہ نہ تو اس پہ انتظامیہ کا بھی اپنا کردار ہے، لوگ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، مطلب جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لاک ڈاؤن پہ ایک بار پھر سے غور کیا جانا جو ہے وہ پڑ رہا ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ لوگ گھروں میں رہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کاروبار بند ہوں، لیکن کیونکہ جس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ نہیں کر رہا تو پھر آپشن تو یہی باقی رہ جاتا ہے. خیر ابھی اہم خبر ایک شامل کر لیتے ہیں، اہم خبر کی طرف چلیں گے، لیکن اس سے پہلے راؤ صاحب شادی ہال ایسوسی ایشن کی بات کر لیتے ہیں جنہوں نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا. ان کی جو پریشانی ہے اس میں خاصا اضافہ ہو رہا ہے، اور اب اس میں ظاہر ہے لوگوں کا شیڈیولڈ ہے، اور 2-3 ماہ پہلے اس حوالے سے لوگ پلان بھی کرتے ہیں، تو کی بھی ہوئی ہے لوگوں نے پلان، تو اب اس میں مشکلات ان کے لیے بھی ہوں گی یقیناً. تو شادیوں کی بندش کے حوالے سے دیکھیے، اگر آپ نے مجھے سمجھ نہیں آئی، اگر آپ نے اوپن گراؤنڈ کی اجازت دی ہے تو پھر شادی ہالز یا مارکیز میں کیوں نہیں اس کو لمیٹائز کیا جا سکتا ہے. آپ یہ قدغن لگا دیں، بند کرنے کی بجائے یہ قدغن لگا دیں کہ اگر کسی ہال کی جو کیپیسٹی ہے وہ 1000 ہے تو وہ 50% سے زائد وہاں پہ آپ 500 بندوں کا اور ارینج کر لیں. اگر کسی کی 500 کی کیپیسٹی ہے تو وہ 250 تک گیسٹ کو الاؤ کرے، اور اس پر سختی سے عمل کو آئے. ہو بھی رہا ہے ابھی شادی ہالز کے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ویڈنگ ہالز میں جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو سینیٹائز بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ماسک بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ لوگ پہن نہیں رہے ماسک. اور شادیوں کو اس لیے ٹارگٹ شاید گورنمنٹ نے کیا ہے کہ شادیوں پر باہر سے جو لوگ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیریئر خدا نہ خواستہ بنتے ہیں تو پھر دوسرے شہروں میں بھی جاتے ہیں. چلیں مجھے صرف بتا دیں کہ شہر کی بڑی مارکیٹوں میں دوسرے شہروں سے لوگ نہیں آتے. آپ چلے جائیں اعظم کلاتھ مارکیٹ، آپ چلے جائیں شو مارکیٹ، آپ اندرون شہر کی جتنی ہول سیل مارکیٹ ہے وہاں پر جا کے حالات دیکھ لیں کہ یوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو کے لوگ گزر رہے ہیں. آپ کا سوشل ڈسٹنس کہاں ہے؟ آپ مارکیٹوں میں نہیں جا رہے ہیں. آپ نے سب سے پہلے جس چیز کو آپ انارکلی بانو بازار چلے جائیں تو وہاں پہ تو لگتا ہے کہ کووڈ کی صورتحال کبھی کوئی تھی نہیں. جس طرح کہ اچھرا بازار میں چلے جائیں آپ کو اسی طرح لگے گا. تو یہ جو مالز ہیں وہاں پر کافی حد تک جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن جو بازار ہیں جس طرح سے ہول سیل مارکیٹس کی آپ نے بات کی، یا انارکلی ہے یا اس طرح کے جو بازار ہیں، وہاں پہ انفارچونیٹلی بالکل بھی وہی نا، دیٹ از مائی پوائنٹ کہ آپ نے شادی ہالز بند کر لیے، ان کے تحفظات سامنے آئے، آپ جبرن بھی ان کو بند کرائیں گے، امپلیمنٹ جیسے مرضی کرائیں گے. ان مارکیٹس کی طرف کون جائے گا؟ کون چیک اینڈ بیلنس رکھے گا؟ پھر تو نہیں یہ کنٹرول ہو سکتا. مارکیٹس کی طرف دیکھیں، سارے کام اگر آپ انتظامیہ پہ چھوڑتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. ہر جگہ پہ انتظامیہ ڈنڈا لے کے کھڑا نہیں ہو سکتی. اب آپ نے یہ مارکیٹس کی جو تنظیمیں ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں. دیکھیں یہ قومی مسئلہ ہے، اس کو سنجیدہ، نمبر 1 تو آپ اس کو اگر سنجیدہ نہیں لیں گے تو پھر صحیح. فی الحال بریک لیں گے اور بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں اور پھر جانیں گے کہ اب شادی ہالز کی بندش پر جو شادی ہال ایسوسی ایشن سامنے آ گئی ہے اس پر اب وہ کیا پلان کرنے والے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ شادی ہال ایسوسی ایشن اب میدان میں آ گئی ہے، فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا ہے اور بہت سارے تحفظات ان کی جانب سے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کاروبار ان کے تباہ ہو کے رہ جائیں گے، لوگوں کے بھی پلان ہے. پھر ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ باہر اگر سب کچھ چل رہا ہے، مارکیٹس کھلی ہیں، بازاروں میں لوگ آ جا رہے ہیں، تو وائی جسٹ شادی ہال؟ یہ تحفظات ٹھیک ہے راؤ صاحب؟ دیکھیے بالکل ٹھیک ہے. اس میں اب سب کچھ اگر کھلا ہے، ایک طرف تو پرائم منسٹر خود کہتے ہیں کہ کاروبار بند نہیں کرنے. بھئی کاروبار تو یہ کاروبار ہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بزنس ہی ہے. آلریڈی انہوں نے بہت سفر کیا ہے. شادی ہالز ایسوسی ایشن جو ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ کرائسس میں ہے. اور جس دن یہ فیصلہ ہوا تھا اس دن میں ایک شادی پر ہی موجود تھا، اور پھر سے پریشانی کی لہر جو ہے وہ تمام ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے باوجود جو تشویش کی لہر تھی وہ دوڑ رہی تھی کہ بڑی مشکل سے. اور اس میں بہت ساری جو ایسی جگہیں ہیں جو کہ رینٹ آؤٹ ہوتی ہیں اور پھر اس سے بھی کاروبار وابستہ ہے. اور آپ کی جو مقامی معیشت ہے
वो शादियों के सीजन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं ना। राव साहब, कारोबार की आपने बात की, इस टाइम हमें ज्वाइन किया है मियां इलियास जो कि सदर शादी हॉल एसोसिएशन है। थैंक यू सो मच सर। 20 तारीख हुकूमत की जानिब से डेडलाइन दी गई है और उसके बाद बंदिश जो है वो की जाएगी। क्या प्लान है आपका, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को और आपके तहफ़्फ़ुज़ात इस पे क्या हैं? देखिए, आज हमारी मुलाकात है मियां साहब के पास 1 बजे दोपहर को, तो उम्मीद है कि वो इस मसले को हल करेंगे, क्योंकि ये मसला कोई इतना गंभीर नहीं था जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने CMCU ने बना दिया है। वो इसलिए कि आउटडोर में तो जाके जी 1000 आदमी की, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, और उसके मुकाबले हमारे हालों के अंदर तो थोड़े पैमाने होते, 200, 300, 400 से ज्यादा फंक्शन नहीं होता। उससे ये होती है कि जो शामियाना बाहर लगेगा उसके बगैर तो काम नहीं होना, क्योंकि वहाँ सर्दी का मौसम है पंजाब के अंदर। और दूसरा ये है कि वहाँ लगेगा तो जो हमारी इमारतें हैं, अगर हम उसका जो नए आर्डर में कहती है कि जो शामियाना होगा उसकी छत और दीवार के दरमियान गैप होना चाहिए ताकि वेंटिलेशन हो, तो हम प्रोवाइड कर देते हैं, अपना इमारतियों प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा जो हमारे बिल्डिंग के अंदर मैरिज हॉल है, तो उसके लिए हमारे पास ये हमारी नीड है कि हम वहाँ हैवी किस्म की जो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट है वो लगा देंगे, तो वेंटिलेशन 5-10 मिनट के अंदर मुकम्मल आरसी वेंटिलेशन हो जाती है और बाहर का माहौल, आउटडोर का माहौल और इंडोर का माहौल एक जैसा हो जाता है। तो इसलिए ये चीजें तो काबिल अमल है और इसमें खाम खा एक मईशत को तबाह करने की कोशिश कीजिएगा। हम 7 माह पहले सफर कर चुके हैं और अभी हमारा सीजन शुरू हुआ है, अभी 10 दिन हुए हैं। और मियां इलियास साहब, अब आपने इंश्योर भी तो कराना है ना कि आपने किस तरह से यकीन दहानी आपने हुकूमत को करानी है, तो ऑब्वियसली आपकी तरफ से प्लान बनाया होगा SOPs पर कि क्या आपने किस तरह से अमल दरामद करना है, तो वो प्लानिंग आपने क्या की है वो भी जरा शेयर कर दीजिएगा। ये प्लानिंग यही की है कि बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगेंगे, सैनिटाइज पहले कर रहे हैं, मास्क प्रोवाइड पहले कर रहे हैं और हमारे हालों के अंदर सब यानी पोस्टर भी भेज रहे हैं। और इसके अलावा हर 15 मिनट के बाद हम डीजे के ऊपर ऐलान भी करते हैं माइक पे कि जी अपना समाजी फासला रखें, अपना माइक पहने, ये भी सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, जरूरी ये ना कि आप तमाम हॉल्स पे चेक एंड बैलेंस भी रखें कि कहीं पर भी अगर SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है तो किसी एक आधे हॉल की वजह से तमाम को बंद ना किया जाए, तो आपका अपना भी तो कोई पर्सनल मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए ताकि आप जो है इस तरह के हॉल्स जहां पर खिलाफ वर्जी की जा रही है कम से कम वहां पे खुद कार्रवाई कर लें। जी, हम तो बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं, तो खुद अपनी मॉनिटरिंग करते हैं। उसके अलावा जिला नागा AC साहबान की टीमें आती हैं और उसके अलावा ना कि ये तहसीलदार होते हैं, पटवारी होते हैं, TMA की टीम होती है और अपना हेल्थ प्राइमरी हेल्थ की टीमें होती है। ये सारी जिला नागा ये इनकी चेकिंग होती है। और अभी कहाँ भी नहीं हुआ किसी जगह से वायलेशन ऐसी नहीं है कि जहाँ बड़ी ज्यादा वायलेशन हो और उन्हें सील करना पड़ा हो या जुर्माना करना पड़ा हो। उसके अलावा ये बात है कि हमारे जितने भी टेस्ट हुए हैं कोरोना के, हमारे मुलाजमी के एक भी पॉजिटिव नहीं है, सब नेगेटिव आए हैं। अच्छा मियां साहब, आप ये बताइएगा कि जो ज्यादातर लाहौर में शादी हॉल्स हैं उनकी कैपेसिटी 400 से 500 है, इससे ज्यादा कम नहीं, ये तकरीबन 80% ऐसे शादी हाल हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई ऐसी तजवीज़ जो आपकी जानिब से भी जाए, जो गवर्नमेंट को भी काबिल कबूल हो, कि आप उसको उस कैपेसिटी को मज़ीद कम कर दें ताकि लोग ही कम आएँ और बखूबी जो है वो फंक्शन भी हो और आपका कारोबार भी बंद ना हो? ये देखिए, मैंने पहले ये पाबंद किया कि आप अपने 50% कैपेसिटी के ऊपर काम करें, तो हम पहले भी जो है 50% कैपेसिटी को काम कर रहे हैं। मसला हमारी तरफ से नहीं है, मसला है कि गवर्नमेंट के ये यानी कि सरकारी और यानी कि ऑपोजिशन के जितने बड़े जलसे और रैलियां हो रही हैं, मसला वहां से है और सजा हमें दी जा रही है सारी उनकी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मियां इलियास मौजूद थे। अब देखना यह है कि मीटिंग होती है, जैसे कि उन्होंने बताया कि अब मीटिंग होगी उनके मियां असलम इकबाल साहब से, तो देखें अब इस मीटिंग के बाद क्या फैसला होता है। खैर, अगली खबर शामिल कर लेते हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो हैं उनकी चेकिंग के लिए आलात ना होने का इंकशाफ हुआ है। इंसदाद स्मॉग कार्रवाइयों पर सवालिया निशान है। फैक्ट्रियां बंद करने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं, स्मॉग के तदारुक के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बारहा ये कहा जा रहा है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां सबसे बड़ा फैक्टर है। बाहर सांस लेना मुश्किल हुआ है। राव साहब, सांस लेना मुश्किल हुआ है। स्मोक को जो कैलेमिटी एक्ट 1952 है उसके तहत कुदरती आफत करार दे दिया गया है और इसकी सारी जो सरबराही वो उसके बाद मुझे बता दें प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कर रही है। लेकिन आपको हैरानगी भी होगी, ये मुझे भी जब पता चला
کہ آپ کی جو گاڑیوں کی کنٹریبیوشن ہے اسموگ میں وہ 43% ہے. بالکل. یعنی سب سے زیادہ. آپ بھٹوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آپ انڈسٹری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور آپ دیگر چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور فصلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جس کی کنٹریبیوشن صرف 8% ہے, اور اس میں بھی مسائل ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ آپ کی کیپیسٹی اتنی ہے, قابل آپ اتنے ہیں کہ آپ کے پاس کس گاڑی سے کتنا سموگ جو خارج ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آلات ہی نہیں ہے. بالکل. آپ کے پاس وائیکل ایمیشن جو انالائزر ہے وہ ہے ہی نہیں, ایک بھی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں, اور پھر محکمہ ماحولیات کو محکمہ ماحولیات نہ کہیں تو پھر کیا کہیں ان کو. اور آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے اگر آپ بجٹس کی بات کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے اتنا جو پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ جاتا کہاں پہ. اور دعوے آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ زبردست کارروائیاں کر رہے ہیں. یہ جو آلات ہیں یہ کتنے آلات ہوں گے؟ یہ تو ہر شہر میں ہونے چاہیے. اب آپ نے بلکہ اب لاہور میں اگر 43% اس کی کنٹریبیوشن ہے گاڑیوں کے دھوئیں کی, تو اس میں تو لاہور کے تو ہر چوراہے میں یہ آلات لے کے کھڑی ہونی چاہیے آپ کی ٹیم. اور تاکہ آپ 15 سال پرانی گاڑیوں کو بند کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں, تو جو گاڑیاں 15 سال سے کم ہیں ممکن ہے وہ زیادہ دھواں خارج کرتی ہوں. سب سے زیادہ اگر آپ نے دھواں اس وقت اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ آپ کو آپ کی جو ویسٹ مینجمنٹ کی گاڑیاں ہیں, جو ترکش کمپنیوں کی گاڑیاں ہیں, ان سے اگر آپ دھواں دیکھیں تو آپ بھٹوں کے دھوئیں کو بھول جائیں گے. وہ اس قدر زیادہ ہے, لیکن وہ چل رہی ہیں شہر میں. LTC کی گاڑیوں کا اتنا برا حال ہے جو ایک دو آپ کو نظر آ رہی ہیں. دیکھیں اس کا الٹرنیٹ ہے نہیں آپ کے پاس. جو بسیز ہیں ڈیزل پر آج بھی ٹرانسپورٹ آپ کی چل رہی ہے, اس کو اگر آپ بریک دیتے ہیں تو پھر صورتحال بہتر ہوگی. لیکن پہلے خود تو تیاری کر لیں. آپ ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں لیکن بغیر تیاری کے پھر مارکس کیسے آئیں گے آپ کے؟ تو یہی حالت ہے. مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم بھی اس میں لگی ہوئی ہے, محکمہ ماحولیات بھی, انڈسٹریز بھی, ٹرانسپورٹ بھی, اتنے محکموں کی فوج در ظفر موج روزانہ. اور روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی اتنے کروڑ کے جرمانے کر دیے, اتنے بھئی کتنی گاڑیاں بند کی ہیں, کتنی انڈسٹریز کو سیل کیا ہے. سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اگر گاڑیوں کی ہے تو پھر کس طرح سے گاڑیاں روڈز پر آتی ہیں؟ ان گاڑیوں کو کیوں بند نہیں کیا جاتا؟ جرمانے کر کے آپ جرمانہ کریں گے, اگلے دن پھر وہ گاڑی سڑک پر ہوگی. صاحب ہمارے ہاں کلچر پتہ کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال کے خود آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ, سٹی ٹریفک پولیس پر, محکمہ ماحولیات پر. یہ سموگ جو کھیلا جا رہا ہے, چیف سیکٹری کی جو سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے دفتر میں آج تک نہیں بیٹھے ہیں. میکسیمم وہ 6 سے 7 مرتبہ اپنے دفتر میں ہیں. کتنی ساری میٹنگز کیمپ آفس میں کرتے ہیں. انہوں نے پی ڈی اے میں آنا تھا, 4 مرتبہ شیڈیول ہوئی میٹنگ, نہیں آئے. اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں تو یہ چیف سیکٹری کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد اگر آپ محکمہ ماحولیات کے اگر کوئی منسٹر ہیں تو ان کی اگر آپ گفتگو سنیں گے تو آپ کو گفتگو میں, پریس ریلیزز میں آپ کو کارکردگی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن عملی طور پر کیا ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے فگرز نہیں ہیں. 43% جو کنٹریبیوشن گاڑیوں کی ہے اسموگ میں, وہ ہم نہیں کہہ رہے, وہ سرکاری اعداد و شمار ہیں. کبھی ارلی مارننگ کبھی اٹھ کے آپ باہر جائیں نا تو جو فضا میں, ہوا میں ایک وہ خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے, ٹھنڈک. یہ جو تصویر ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے گراؤنڈز, آپ کی سڑکیں اسموگ سے بھری پڑی ہیں, اور وہ آئیز کو افیکٹ کر رہی ہیں, وہ آپ کے لنگز کو افیکٹ کر رہی ہیں. تو بزرگوں کو اب دیکھیں, ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ورزش پہ جائیں, ورزش سے بڑا زبردست. اب اس ماحول میں اگر آپ ورزش کریں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ بجٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو کروڑوں روپے سموگ, اینٹی سموگ ایکٹیویٹیز پر خرچ ہوں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آلات کتنے کے ہوں گے؟ آلات اربوں کے نہیں ہیں, کروڑوں کے نہیں ہیں, لاکھوں کے ہوں گے. یہ چیزیں لیکن ہے نہیں آپ کے پاس. ترجیحات آپ کی کیا ہیں؟ وہ جو پلاننگ کا راگ آپ الاپتے ہیں نا, جو ہو یہ رہا ہے کہ پریس ریلیزز میں کارکردگی, سرکاری دستاویزات میں کارکردگی بڑی بہترین ہے, لیکن عملی طور پر نہیں ہے. عملی طور پر اگر ہوتی تو کم از کم آپ کو شہر کے ہر چوراہے میں وائیکل ایمینیشن جو اینالائزر ہے وہ آپ کو ٹیم وہاں پر نظر آتی, ہر چوراہے میں آپ کو نظر آتی, اور فوری طور پر اس گاڑی کو 2 ماہ کے لیے بند کرتے. آپ یقین مانیے پچھلے 2 سال ہم اسموگ کی بدترین صورتحال کا ایکسپیرینس کر چکے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جی نیکسٹ ایئر ہم پلاننگ کریں گے. وہ پلاننگ آپ کو نظر آتی ہے. بات بتاؤں, جو لاہور شہر کے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں نا,
ان کی ساری جو تگو دو ہے وہ بھٹوں کی جانب ہے, گاڑیوں کی جانب ہے ہی نہیں, جن کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے. کسی اسسٹنٹ کمشنر کو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ گاڑی کسی چوک میں کھڑا ہو اور چیک کر رہا ہو کہ گاڑی, آپ 2 ماہ گاڑی بند کریں, کاروبار بند کر رہے ہیں لوگوں کے, ایک گاڑی, اور اس میں صرف فوٹو سیشن ہے. یہ سموگ ایسے ختم نہیں ہوگی جیسے یہ کرنے جا رہے ہیں. یہ لوگ فوٹو سیشن کراتے رہے ایگزیکٹلی فوٹو سیشن ہے, لوگوں کو دکھاتے اور رہیں گے. لوگوں کے کاروبار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اسسٹنٹ کمشنرز بھی لوگوں کا کام بند کر رہے ہیں, لوگوں کا روزگار بند کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. گاڑیاں بند کرنے سے روزگار بند نہیں ہوگا. اور اگر کوئی پبلک ٹرانسپورٹ اگر کوئی ہٹ بھی ہوتی ہے تو اس میں مارجن ہے, وہ بہت زیادہ اس کا نقصان نہیں ہوگا. 2 ماہ کے لیے آپ نے گاڑی بند کرنی ہے, بس اس سے زیادہ کیا ہوگا. کمرشل گاڑی اگر آپ 2 ماہ کے لیے بند کریں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بند کریں. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک, ہر کام پہ آپ کو بریک یاد آتی ہے. اب سموگ دیکھیں بہت بڑا ایشو ہے شہر کا, اور اس پہ جو انتظامیہ کی کارکردگی ہے وہ حوصلہ افزا نہیں ہے. پی ڈی ایم, محکمہ ماحولیات, سب کی کارکردگی کاغذات تک محدود ہے. جی, اب انتظامیہ جو ہے وہ متحرک ہو جائے, کیونکہ راؤ صاحب یہاں سے جو ہے وہ سموگ کے تدارک کے لیے اقدامات کیا کریں وہ فالو کرنے والے انتظامیہ کو. بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اور سم ٹائم وہ جو راؤ صاحب کو کنٹرول کرنا مجھے مشکل ہو گیا تھا نا, وہ بریک کے بعد بھی سچویشن اس طرح سے تھی کہ مجھے اب اگلی خبر پہ آنے کے لیے جو ہے نا ٹاپک چینج کرنا پڑا تھا. راؤ صاحب چلے جائیں اگلی خبر کی طرف. ایگزیکٹلی جائیں, بالکل. سموگ شاید آپ کا مسئلہ نہیں ہے اس لیے جانا پڑے گا. میں نے صبح آتے ہی ذکر کیا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ مسئلہ سموگ کی وجہ سے ہو رہا ہے. سموگ پہ بس چھوڑیں, چلیں آگے چلیں. ریور راوی پہ چلتے ہیں. اچھا پروجیکٹ ہے, پرائم منسٹر کا اچھا انیشیٹو ہے, لیکن پرائم منسٹر کی پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہاں, میں بتاتا ہوں. اچھا, یہ بنیادی طور پر پرائم منسٹر کو جب قائل کیا گیا, ڈی جی ایل ڈی اے تھے سمیر احمد سید, جو پہلی پریزنٹیشن انہوں نے دی کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے جو 2012 میں جس کی فیزیبلٹی اور جس کی سیکشن 4 کا نوٹیفیکیشن بھی کیا گیا, تو وہ پرائم منسٹر کو تھوڑا سمجھ آیا. حالانکہ مشکل کام تھا لیکن سمجھ آ گیا, اور اس کے بعد پھر اس پروجیکٹ کو پرائم منسٹر نے خود آن کیا. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ خود آن کیا, اور اس حوالے سے مسلسل آپ کو یاد, آپ اگر دیکھ رہی ہیں روٹین میں ٹی وی بھی, تو ان کے ہر انٹرویو میں ریور راوی کا اور ایک آئی لینڈ کا جو ذکر ہے وہ لازمی آتا ہے, کیونکہ وہ خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اچھا, خود مانیٹر کرنے کے باوجود حالات یہ ہیں, اتنی دلچسپی ہے پرائم منسٹر کی, لیکن حالات یہ ہیں کہ 26 فروری 2020 کو سیکشن 4 کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, 24 کو لیٹر آتا ہے, 26 فروری 2020 کو آ جاتا ہے. اس کے بعد کووڈ آ گیا, خیر یہ پھر پیچھے چلا گیا. اب یہ نوٹس والی بات ہو گئی ہے, ہر طرف لوگ کہتے ہیں نوٹس کی تو بات نہیں, نوٹس کی بات نہ کریں, اس کا نوٹس نہیں لیا, اس میں انہوں نے دلچسپی لی ہے. فرق ہے اس میں. اچھا, اس میں 6 اکتوبر کو جو اس کا سیکشن 4 کا نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے, پرانا سیکشن 4 کا منسوخ کر کے, لیکن اس میں تیزی یہ لگی کہ اس کے فیز 1 کے حوالے سے جو لینڈ ایکوزیشن کی کاروائی تھی سیکشن 4 سے آگے بڑھنے کے, ڈی پی اے سی تک جا چکی ہے, لیکن ڈی پی اے سی کی سائنڈ کاپی جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئی. اس لیے نہیں آئی کہ سیکشن 5 تب لاگو ہوگا اس کا جب 140 ارب علی رامے نے جو لکھے ہیں وہ ناکافی ہیں. کم از کم 200 ارب روپے آپ کو چاہیے لینڈ ایکوزیشن کے لیے, کیونکہ آپ نے اس کے پہلے فیز کے لیے جو صرف لاہور کی اراضی ہے وہ 1,14,086 کنال اراضی ہے جو آپ کو ایکوائر کرنی ہے. لیکن اس کے لیے اس کی اراضی کے حوالے سے جو احتجاج ہیں ان کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے, چونکہ آپ پرائس ٹھیک نہیں دیتے, آپ مال مفت دل بے رحم سمجھتے ہیں. وہ سرکاری مال کو تو سمجھتے ہیں, لوگوں کی پراپرٹی کو بھی آپ ایسے ہی سمجھتے ہیں, اور پرائس کی جو ویلیویشن ہے وہ حقائق کے برعکس لگائی جاتی ہے. اس میں افسر شاہی اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتی ہے اور غریبوں کا نقصان کر جاتی ہے. تو یہ وجہ ہے کہ احتجاج ہوتے ہیں. جو آپ نے ماضی میں پروجیکٹ دیکھے, جس پروجیکٹ میں اراضی کی قیمت صحیح ملی ہے, چاہے وہ میٹرو بس کا پروجیکٹ ہو یا اورنج لائن کا, وہ پروجیکٹ ضرور مکمل ہوا ہے. جس میں آپ نے اراضی کی قیمت کسان, ہاری اور مالکان کو نہیں صحیح دی, اس میں آپ کا ایسا کوئی پروجیکٹ کی جو ہے وہ آپ کو 20 ایسے پروجیکٹ ہیں, اس کی ہم مثال آپ کو دے سکتے ہیں کہ وہ مکمل نہیں ہوئے. لاہور کا میگا پروجیکٹ ہے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے, جو کہ 2014 سے اب 6 سال میں وہ لٹک رہا ہے, صرف اسی وجہ سے کہ آپ کے اس وقت کے جو افسر شاہی تھی وہ اس قدر ظالم تھی کہ انہوں نے
प्राइस जो लगानी थी अराजी की वो सही नहीं लगाई और केसेस चलते रहे और फिर नल एंड वॉइड भी हुआ, ये नोटिफिकेशन फिर दोबारा से करना पड़ा। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल इस प्रोजेक्ट में कम से कम, चूंकि प्राइम मिनिस्टर की दिलचस्पी है और पंजाब हुकूमत को भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इस प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो जो इक्विटी इसको कहते हैं बिजनेस लैंग्वेज में, 200 अरब रुपए पहले फेंके ना लैंड एक्विजिशन के, और जो मालकान है उनको प्राइस ठीक दें, मार्केट रेट ना दें, लेकिन इन बिटवीन मार्केट और डीसी रेट अगर आप दे देंगे तो मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट आपका चल पड़ेगा, वरना अदालतों में जाएगा, चैलेंज होगा। जिस तरह से ऑरेंज लाइन को आप खुद करवाते रहे, ये तो वैसे ही नेचुरल सा एक इशू। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी, सारिफीन को 5 अरब का झटका। नॉर्मली हम देखते हैं राव साहब, मौसम जैसे ही तब्दील होता है ना तो लोग सुख का सांस लेते हैं कि फाइनली उन्हें बिजली के बिल कम आएंगे। एग्जैक्टली, खास तौर पर जो 5 माह अगले या 4 माह चलेंगे, वैसे तो 5 माह नहीं, लेकिन कसर पूरी हो जाती है, आपको वही गैस के बिल ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए बिजली की जो प्राइसेस हैं इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है स्टॉक एक्सचेंज में बिजनेस कर रही है और अपने उन क्लाइंट्स को खुश करने की कोशिश कर रही है जो इसमें सरमायाकारी कर रहे हैं। मतलब कि स्टेट ओन्ड इदारा लग ही नहीं रहा कि कोई स्टेट ओन्ड इदारा है, और स्टेट ओन्ड इदारे का ये काम है कि कम से कम लोगों को रिलीफ दें और ये सोच लें कि आखिरी मरतबा इजाफा कब किया था। मेरा ख्याल से भूल जाते हैं, जो नेपरा या जो इदारे हैं ये भूल जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर खुद भी भूल जाते हैं। और मैं तो कहूँगा कल बड़ी ज़बरदस्त एक उमर शरीफ साहब ने एक ट्वीट की हुई थी कि दुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त अब कहें कि बिजली के बिल फाड़ दें तो यकीन करें हम 1 मिनट भी लगाएंगे, फाड़ देंगे। और इमरान खान आपने तो जमा करा दिया, प्राइम मिनिस्टर की अगला फाड़ देंगे। चलिए अगला जो बिल आएगा वो फाड़ देंगे। प्राइम मिनिस्टर कहें सही, यकीन करें एक दफ़ा हम मुंतज़िर हैं कि प्राइम मिनिस्टर एक दफ़ा ये बात कहें कि जी अब बिजली के बिल तुसी फाड़ो तो असी यकीन करो कि असी हमसाया ने भी फड़वा देंगे। उनको भी कहेंगे कि आप भी फाड़ दें, चूंकि प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं। और वो भी आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। सीरियस इशू है। हमने इसको लाइटर मूड में इसलिए किया कि शायद इनको वैसे कोई खुदा का खौफ भी नहीं आता जब भी ये गवर्नमेंट में जाते हैं। अपोजिशन में बातें कुछ और होती हैं, सिविल नाफरमानी की बातें अपोजिशन में होती हैं, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो फिर आप उन्हीं मसलतों का शिकार होते हैं जिनको आप क्रिटिसाइज करते हैं। तो खुदा का खौफ करो, कितनी मर्तबा बढ़ाओगे, और इससे ज़्यादा क्या और कह सकते हैं इनको कि 5 अरब का फिर से टीका लगेगा आवाम को। लेकिन चूंकि उनके ये मसाइल नहीं है इसलिए उनको ये फर्क नहीं पड़ता। राव साहब, ये जरूरियातें जिंदगी हैं, बिजली महंगी, आगे मौसम चेंज होगा, आपको गैस नहीं मिलेगी, बिल आपको भारी भरकम आएंगे, रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें महंगी, लोग खरीद नहीं सकते, मतलब कहीं पर भी आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि एक रिलीफ इस हवाले से दिया प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली, एक बहुत बड़ा पैकेज जिसको कहा गया, बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया। वो रिलीफ ये था कि नवंबर के महीने में अगर कोई सनतकार जितनी पुराने गुज़िश्ता साल नवंबर में जो बिजली खर्च करता था, अगर उससे ज़्यादा खर्च करेगा तो उस पर उसको रिलीफ मिलेगा। आप अंदाज़ा लगाएं, बिजनेस है नहीं ऑलरेडी, तो वो उससे ज़्यादा, यानी जो वो इस्तेमाल कर रहा है उसमें से तो रिलीफ दें कोई, उसमें से रिलीफ आप दे नहीं रहे और कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा करेंगे तो आपको और रिलीफ मिलेगा। ये तो इनकी स्कीम्स हैं और ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं। बस हम तो ये दुआ करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को वो वक्त याद आ जाए, बिल जला दो तो असी फौरी जला देंगे। जी राव साहब इंतजार कर रहे हैं कि ये अहकामात मिले कि बिल जला दो, लेकिन इसका हल ये नहीं है, बिल जलाने से हल नहीं होगा। रियासत की जिम्मेदारी है आवाम को रिलीफ देना। फिलहाल रियासत इसमें बिल्कुल नाकाम है और आवाम की चीखें निकल रही हैं। जेबों से पैसे तो निकल ही रहे हैं लेकिन चीखें भी आवाम के साथ निकल रही हैं। राव साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे ख्याल से ये आपकी विश ही रह जाएगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहें कि देखिए अब क्या कह सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम ही आपका खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन हम देखते हैं कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कि घरों से बाहर निकलती हैं, जॉब्स करती हैं, अपने ज़रूरी काम निपटाने के लिए जाती हैं। हर जगह पर हमारी सोसाइटी का अलमिया ये बन चुका है कि हम जितना मर्ज़ी इस चीज़ पे फोकस कर लें, जितनी मर्ज़ी हम
तालीम की बात कर ले, कहीं ना कहीं सोसाइटी में ख़वातीन को मुश्किलात का सामना हमेशा रहता है। ऐसे में एक अच्छा इकदाम उठाया गया तो हमने कहा क्यों ना शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को इस बारे में पता होना ज़रूरी है। पंजाब पुलिस की जानिब से विमेन सेफ्टी ऐप का इजरा किया गया है। ये एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई गई है ताकि वो ख़वातीन जिन्हें कहीं पर भी पब्लिक प्लेस पर हरासमेंट का सामना रहता है वो यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अब मसला ये है कि ख़वातीन जो हैं वो इस बारे में अवेयरनेस रखती भी हैं, लेकिन इस तरह के इश्यूज जो हैं वो सामने नहीं लेकर आना चाहती। यहाँ पर आ जाता है कि हमारी सोसाइटी इस चीज़ को क्या समझेगी, फलां रिश्तेदार क्या कहेगा, फलां रिश्तेदार क्या कहेगा, तो फिर कहीं ना कहीं आप बिल्कुल एक साइड पे होकर बैठ जाते हैं। हरासमेंट का, परेशानियों का आपको बार बार इसी तरह से सामना रहता है। ऐसा क्यों है? ये मुआशरती अलमिया ऐसा क्यों है कि अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म है, उसके बावजूद आप खुद अपने आप पे जुल्म करा रहे हैं? इस पे भी बात होगी। और इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसा है, कितना जो है वो मुस्तनद है, इसके नताइज क्या निकल रहे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन मैसेज हमारा ये होगा कि अगर कहीं पर भी ख़वातीन को हरासमेंट, परेशानी का कुछ भी मसाइल हैं इस एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ इसका इस्तेमाल कीजिए। कम अज़ कम आप अपने आप को महफूज जो है वो तसव्वुर कर सकेंगे। इस मुआशरे में हम देखते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन परेशान हैं, बड़े बड़े वाक़यात तेज़ाब गर्दी के होते हैं, घरेलू तशद्दुद के होते हैं। ना सिर्फ वो ख़वातीन जो जॉब्स करती हैं, घरों से बाहर निकलती हैं, घरों में बैठी ख़वातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये हमारे मुआशरे का अलमिया है। बात करेंगे स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान जो मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। रबिया बाजू एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट है, उनसे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कानून इस पहलू को किस तरह से देखता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है रबिया? थैंक यू, ठीक ठाक जी। रबिया साहब मुझे बताइएगा, एप्लीकेशन जो है मुतारफ कराई गई है, इससे पहले भी बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं जो कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी का एक अलमिया बन चुका है ना कि ख़वातीन इस तरह के मामलात खुद दबा देती हैं, घर से बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे। इस इम्पैक्ट को भी तो ख़त्म करना है ना हमने। देखिए, आप जो मैं नहीं समझती कि ख़वातीन ख़ुद से दबा लेती है। माशरे का प्रेशर इस तरह है कि माशरा इनकरेज ही नहीं करता कि ख़वातीन जो हैं वो अपने मसाइल को लेकर या तो अदालतों में जाएं या किसी तरह के जो जराइम हैं उनको रिपोर्ट करें। ये ख़वातीन का कसूर नहीं है, ये आपके रियासत का कसूर है कि जिसने कभी भी ख़वातीन को उस तरह की प्रोटेक्शन नहीं दी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उनको देता है। ना कवानीन के अंदर वो प्रोटेक्शन मौजूद है। बेशक हम लोगों ने बहुत सारे कवानीन बनाए, और मैं ये भी क्लियर करूँ कि ये तमाम कवानीन वही हैं जो ख़वातीन ने अपनी स्ट्रगल से बनवाए। यहाँ पर सोसाइटी में ख़वातीन बहुत वल्नरेबल है, लेकिन उन्होंने अपनी जदोजहद से उन जो प्रोग्रेसिव हमारी ख़वातीन थी, ये कानून साजी हुई। खासतौर पर पिछले 15 साल में काफ़ी 20 साल में काफ़ी कवानीन बने, लेकिन अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो समाजी रवैये और रियासती रवैये दोनों ही इस तरह के हैं कि वो ख़वातीन को उन कवानीन से उस तरह फ़ायदा नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखिए कि जिनसी जराइम जो है उनके बारे में जो रिपोर्ट है, जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खुद एक दफ़ा उसको पॉइंट आउट किया जब इन्होंने जेंडर बेस्ड वायलेंस वो जो कोर्ट्स बनाई हैं कि 2 to 3% कन्विक्शन रेट है। तो जिस रियासत का, जिस समाज का ये हाल होगा, हम किस तरह ख़वातीन को कह सकते हैं कि वो अपने मसाइल को अदालतों में वो खुद से लेके नहीं आना चाहती, उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो क्या करें। अब आप ये देखिए जिस ऐप की आप बात कर रही हैं, चले मैं इसको बिल्कुल कहूँगी बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएबल है कि एक चीज़ नई इंट्रोड्यूस करवाई, लेकिन आप ये देखिए कि कितने % पाकिस्तान की ख़वातीन है जिनको एक्सेस हो गया, जिनको फ़ायदा, जिनको एक्सेस टू इंटरनेट है या जिनके पास वो स्मार्टफोन्स हैं जो इस्तेमाल करती हैं। कितनी ख़वातीन है आप मुझे बताइए कि चले कुछ हद तक शहरों में तो शायद कोई इससे फ़ायदा उठा सके कुछ ख़वातीन, लेकिन जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो आपके स्लम्स हैं, आपके विलेज है, उनमें किधर ख़वातीन के पास ये सहूलियात हैं कि वो इनसे फ़ायदा उठाएंगे। तो इस तरह की मैं समझती हूँ कि कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, जब तक आप इनको संजीदगी के साथ नहीं लेते, जब तक आप ख़वातीन को एम्पावर नहीं करते, जब तक एक्सेस नहीं होती। रबिया साहब बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, लेकिन इस एप्लीकेशन को लेकर अभी मुझे जो बहुत ज़्यादा चीज़ें ना इंकरेज भी करती हैं, जब आप ख़वातीन को बाहर बाइक्स चलाते हुए बहुत बड़ी तादाद में आपको ख़वातीन नजर आती हैं। मोटरवे वाला इंसिडेंट हुआ आपके सामने, इस तरह के वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए, लोग इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, पेरेंट्स अपनी बेटियों को घरों से बाहर अकेले नहीं जाने देते। अब जब आप देख रहे हैं कि लड़कियां इस तरह इजीली बाइक्स पे आ जा रही हैं, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा रही हैं, फिर ये छोटी छोटी चीजें ऐड होनी चाहिए
कहीं ना कहीं हमारे माशरे में अभी भी लोगों की मेंटालिटी ये, अच्छा लड़की बाइक चला रही है, लोग उसको तंग भी करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको फौरी तौर पर एप्लीकेशन होगी तो आप वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 15 पे आप शिकायत दर्ज कराएंगे, आपके पास मुतल्लिका पुलिस पहुंच जाएगी। देखिए, मैं तो पहले कहा है कि मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ कि एक स्टेप फॉरवर्ड जरूर है, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है। एक होता है पॉलिसी मेकिंग और एक होता है प्रोसीजरल कुछ चीजें या कुछ चीजें इंट्रोड्यूस सिस्टम में करवानी। जब तक आप दोनों साइड्स पे काम नहीं करते, आपकी पॉलिसी पीछे क्या है। देखिए, मोटरवे वाला इतना भयानक एक वाकया पाकिस्तान की तारीख का है, उसके बाद आपने देखा आपके जो पुलिस का सरबराह है CCPO की क्या स्टेटमेंट थी। अच्छा, उसके ऊपर पूरा बैकलैश आया, खवातीन ने ही उसको उठाया, उस मामले को, उसके खिलाफ बात की और उसको हटाने का मुतालबा किया, लेकिन क्या हुआ, पहली बात। दूसरा ये बताएं कि उनकी एक और वीडियो आई जिसमें खातून के साथ उन्होंने बड़ी बदतहजीबी के साथ बात की। मुझे बताएं कि जब आपका हुकूमती सतह के ऊपर इस किस्म के लोगों को आप मेन स्ट्रीम के ऊपर रखते हैं तो आप किस तरह तवक्को करते हैं कि आप कोई बड़ी तब्दीली लेकर आएंगे। उसके बाद दूसरा जो अभी बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमने एक और वाकया सियासत में देखा कि जो वजीर एक इनके गंडापुर हैं, उन्होंने किस तरह एक खातून हमारी अपोजिशन लीडर जो थी उसके खिलाफ बात की। अब मैं यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगी। देखिए, ये जो बड़ी हमारी सियासत के अंदर ये मसाइल रहे हैं, और जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, ये माजी में सब कुछ सबने फेस किया जो खवातीन पॉलिटिक्स में थी, लेकिन इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए था। उस बजाय ख़त्म होने के, अगर एक खातून दोबारा से कोई आपकी पॉलिटिक्स में आई, बेशक मैं उनकी, ना मेरा कुछ जमात से तल्लुक है, ना मेरा कोई आइडियोलॉजिकल शायद उनसे कंपैटिबिलिटी होगी, लेकिन उन्होंने मैं इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि वो आई और उन्होंने अपनी पार्टी को क्राइसिस में लीड कर रही हैं। अब उसका बजाय इसके कि ये एक पॉलिटिकली मुकाबला करें, उन्होंने उनके खिलाफ जिस तरह की बात की, मेरा ख्याल है कि उस वजीर के खिलाफ फौरी तौर पे अगर हुकूमत संजीदा है, आप चीजें पर्सनल नहीं और कर मुझे सकते उसके बाद अफसोस हुआ कि जो इनकी तर्जुमान है खातून, उन्होंने उस चीज को जिस अंदाज में किया वो उससे बड़ी मेरे नजदीक बहुत डिप्लोरेबल चीज है। बिल्कुल, ये वो चीजें हैं माशरे की, वो चाहे सियासत में है, वो चाहे आम जिंदगी में है, इनको खत्म होना चाहिए। ये लोग रोल मॉडल होते हैं ना, लोग इनको देखते हैं, इनसे सीखते हैं। फिर अफसोस होता है कि अगर इसी प्लेटफॉर्म से आपको इस तरह की बातें निकलना शुरू हो जाए ना, तो फिर आम लोग तो ये चीजें करेंगे ना। अब इन चीजों को खत्म करना है। पर्सनल ऑब्वियसली जब आप घरों से बाहर निकल रहे हैं, खास तौर पे वो लड़कियां जो कि पब्लिक फिगर हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। उस पे तो फिर लोगों के कमेंट्स रुकना जो है वो मुश्किल हो जाते हैं। बट अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस तरह की चीजें मौजूद हैं तो हम उनसे फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे। अगर कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है खातून को, तो ख़वातीन क्यों जो है इतनी इस मामले में जो है आगे बढ़ने से परेशान रहती हैं, झिझकती हैं। कानून मुख्तलिफ मामलात में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देता है। फिर इशू ये आ जाता है कि इंसाफ बहुत मुश्किल से मिलता है। रबिया साहिबा, ये चीज़ वाकई है, इतना डिले कर दिया जाता है, इतना डिले कर दिया जाता है, इतने चक्कर अदालतों के लगवाए जाते हैं कि लोग वैसे परेशान होकर रह जाते हैं। फैमिली में दूर दराज तक बातें चली जाती हैं, फिर आप सोशली इतना अपसेट होकर रह जाते हो कि फिर आपका एतमाद हर जगह से उठ जाता है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं काफ़ी अरसे से जहाँ मौका मिलते यही बात करते हैं कि इस वक्त लोग सोसाइटी के अंदर हमारा एक मॉरल डिग्रेडेशन तो है हमारी सोसाइटी के अंदर, और इसी तरह हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो इतनी मतलब वो पस्ती में गिरता जा रहा है कि अगर इसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो हमारा माशरा इस तरह कायम नहीं रहेगा। इसी तरह, और उसी जो जुडिशल सिस्टम का फेलियर मैं तो कहूँगी कि अब तो वो बिल्कुल हमारे जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं जुडिशल सिस्टम की नाकामी के ऊपर। और उसमें एक बड़ी बुनियादी वजह यह है कि इंडक्शंस का जो सिलसिला है, हमारे जो एलिवेशंस का सिलसिला है, वो बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जो सरकारी सतह पर इम्प्लीमेंटेशन है, फॉर एग्जांपल कोई केस अदालत के पास आता है खवातीन से रिलेटेड, जेंडर बेस्ड क्राइम है, कोई रेप का केस है, तो आप ये देखिए कि उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो इतनी उसके ऊपर ना तो वो इक्विप्ड है पुलिस, ना लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, ना तो लॉ को अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से वो खवातीन का जो कन्विक्ट्स होते हैं, जो एक्यूज्ड होते हैं, उनको पकड़ा नहीं जा सकता। तो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की वजह से खवातीन जो है वो बहुत सफ़र कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि पूरे जुडिशल सिस्टम को देखना चाहिए और बड़ा संजीदगी के साथ जो मुतलका हल्के हैं उनको देखना चाहिए कि अगर ये इस तरह चलेगा तो ये सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। रबिया साहबा, ये तो हल है ना, इस पर अब इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? माशाल्लाह आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को इस पे आवाज़ भी बुलंद करनी है। मतलब इस तरह अगर लोग आते रहेंगे, इंसाफ में डिले होता रहेगा और हम कहते रहेंगे कि फलां इसका रिस्पॉन्सिबल है, फलां इसका, मसला तो हल नहीं होगा। देखिए, बात ये है ना कि ये तो हम तो इंडिविजुअल सतह पे कह रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, अब आप हरासमेंट की बात करती हैं, आपकी नोटेड जर्नलिस्ट हैं जो 12 उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी हरासमेंट की, बावजूद इसके कि साइबर
قوانین موجود ہیں. اب مجھے یہ بتائیے آپ لوگ کیا کریں گے؟ مطلب وہ تو خود وکٹمز ہیں, کرنا تو حکومت نے ہے, اور الٹیمیٹلی ریاست کی ذمہ داری تو کریں اپنی ذمہ داری. وہ تو اپنی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اور یہ نہ صرف ہم لوگ تو ابھی بات کر رہے ہیں جو ہماری ورکنگ ویمن ہے جو شہروں میں جو کھیت مزدور ہے جو فیکٹریز کے اندر کام کرنے, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کتنے زیادہ مسائل کا سامنا ہے. ابھی ایک قانون آیا 2010 میں, اور اس کے پیچھے جو اسٹرگل ہے وہ کسی دن الگ پروگرام کیجیے گا, میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کس طرح بنا قانون. 8-10 سال کی محنت کم از کم تھی جن خواتین نے اس پہ کام کیا. تو اینی وے وہ جب لا بنا, مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں آپ کو بے شمار ایسے واقعات بتا سکتی ہوں کہ جو فیکٹریز کے اندر خواتین جو ہیں جو بھٹوں کے اوپر کام کر رہی ہیں ان کو سیکشل ہراسمنٹ کا سامنا ہے, لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. پہلے اپنے لیبر انسپیکشن ادھر ختم کر دی. تو بات یہ ہے کہ جب تک سنجیدگی سے اور پالیسی میکنگ کے اندر خواتین کو آپ شامل کریں تو اس کے بعد یہ مسائل جو ہیں ان کا کوئی حل ڈھونڈا جا سکتا ہے. ورنہ خالی قانون بنا دینا اور کہہ دینا کوئی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جا کے کہہ دینا جی ہم تو دیکھیے بڑے پروگریسو ہے, پاکستان نے بڑا قانون بنا دیا, خواتین کو ریپرزنٹیشن دے دی, تو اس طرح یہ مسائل حل نہیں ہوتے. اس کے لیے بڑا سنجیدگی کے ساتھ. اچھا ربیہ صاحبہ, آنیسٹلی اسپیکنگ یہاں پر مجھے ایک ایشو یہ بھی ہے کہ خواتین خود بھی اپنے لیے آواز نہیں اٹھاتی ہیں. ہمارے معاشرے کا یہ المیہ بنتا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بات کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں آپ کے گھر والے آپ کو چپ کرا دیتے ہیں, آپ کہیں نہ کوئی خود سوچنا شروع کر دیتے ہیں. بہت ساری خواتین باشعور ہونے کے باوجود آواز نہیں اٹھاتے ہیں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس رویے کس طرح سے تبدیل کرنا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, ربیہ باجوہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ایسا کوئی پلیٹ فارم کیوں نہیں ہے جہاں پر ہم خواتین کو اکٹھا کریں, ان کو بتائیں, ان میں کم از کم شعور اجاگر کریں کہ یہ آپ کے مسائل ہیں, یہ وہ پلیٹ فارم ہے, اس پہ بات کریں آ کے. کم از کم بات کرنے سے ہی آپ کا وہ ایک کہتے ہیں نا جھجک وہ ختم ہوتی ہے. دیکھیے پلیٹ فارمز بہت سارے موجود ہیں, یہی تو مسئلہ ہے کہ کبھی بھی خواتین کی سٹرگل کو آگے آنے نہیں دیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک جتنے پاکستان میں تحریکیں ہیں اس میں آپ کے وہ جو ضیائی آمریت کے خلاف جو حدود لاس بنے تھے اس میں خواتین کی بڑی جدوجہد ہے. اس کے بعد قانون سازی کے لیے خواتین کی جدوجہد ہے, اپنے رائٹس کے لیے کتنی چیزوں کا آپ کے نصاب میں ذکر ہے. ہماری جو خواتین جنہوں نے بڑا نام پیدا کیا اس میں میں رابعہ قاری صاحبہ پاک برے صغیر کی پہلی مسلم بیرسٹر ہیں. مجھے بتائیے لا کی بھی کسی کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہے. تو کانشیسلی محسوس یہی ہوتا ہے کہ کانشیسلی ان خواتین کا, کیونکہ سٹیٹ مائنڈ سیٹ کنزرویٹو ہے, وہ خواتین کو تو برابر, اگر ہم کہتے ہیں خواتین برابر ہیں, آپ پلیٹ فارم کی بات کرتی ہیں, جتنے پلیٹ فارمز بنے تقریباً سب میں نے تھوڑا بہت اپنا جو پارٹیسپیشن ہے میں نے کی. انجمن مزارین اکاڑا کی جدوجہد ہے, اس میں خواتین نے اپنے مردوں کو پولیس سے بچایا, کس کتاب میں آپ کا ذکر ہے؟ تو بات یہ ہے کہ کانشیسلی محروم رکھا جا رہا ہے آپ کی سوسائٹی کو. ایک تو پہلی بات ہے کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں کہ ایکویلٹی ہونی چاہیے, یہ جو آپ پروگرام کر رہی ہیں, کبھی اس کے اوپر فتوے آ جاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو مغربی خواتین ہے. بھائی یہ ہم مشرقی خواتین ہیں, ہمارا کسی مغرب مشرق سے ہمارا آئین ہمیں جو رائٹس دیتا ہے, حقوق کی بات ہے, جو آئین ہمیں رائٹس دیتے ہیں ان کی بات نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ پلیٹ فارم تو ایک سماجی تنظیمیں ہیں, این جی اوز کا بھی ہے, اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا بھی رول ہے, ہم لوگوں نے, لیکن آپ ہمیشہ دین کے دائرہ کار میں رہ کے چیزیں, ہمارا اپنا دین اتنا خوبصورت ہے, عورت کو اتنے زبردست جو ہے وہ رائٹس دیے گئے ہیں, ہم انہی کو کم از کم فالو کر لیں. میڈم بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے مذاہب کے لوگ موجود ہیں, مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, ان سب کو ڈیل کرتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جو ایکویلٹی ویمن کی بات کرتا ہے, جو ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے. تو ہر عورت چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے آپ کے قانون, ریاستی قوانین کے تحت. لیکن جہاں پر ریاستی مزاج آ جاتا ہے, جہاں پہ سوچ آ جاتی ہے, تو وہ پھر آدھی عورت والی سوچ ہے. تو جب تک آپ وہ نہیں کریں گے, اب مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو ڈرامے ہیں ہمارے بہت اچھے, اس وقت مختلف سبجیکٹس پہ بات ہو رہی ہے, لیکن عورت کو گلیمرائز تو کر رہے ہیں لیکن امپاور نہیں کر رہے. بالکل صحیح, خواتین کی امپاورمنٹ کی بات میں ویسے نہیں دیکھ رہی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو قوانین بنے ہیں, پرو ویمن لیجسلیشن موجود ہے, امپلیمنٹیشن کا ایک علیحدہ ایشو ہے, لیکن جو قوانین موجود ہیں ان کے اوپر بھی درست بات نہیں ہوتی. اور میں کئی دفعہ دیکھتے حیران ہو جاتی ہوں کہ قوانین کا غلط تو اس میں بتاتے ہی غلط ہے پروگرامز کے اندر قوانین کو, تو کیسے اویئرنیس آئے گی؟ مطلب میڈیا کا رول ہے, تو اس میں آپ ان لکھاریوں سے بھی کہیے کہ وہ کم از کم جو قوانین کو پہلے پتہ کر لیں کہ قانون, جیسے گارڈین شپ ہے,
गार्डियनशिप में काफ़ी हद तक कवानीन ऐसे हैं कि जो, या फैमिली लॉज हैं कि जिसमें ख़वातीन के लिए बहुत सारी सहूलत दी गई है, लेकिन वो भी हमारे ड्रामों में नहीं दिखाया जाता। रबिया साहिबा, अब हम मैसेज भी देते रहते हैं, हम ड्रामों को भी हम कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे घरों में मिल बैठ के सभी बहुत इजी मूड में ड्रामे देखते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी सोच पे रह जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरा पॉइंट यही है कि हम सोशली अपनी सोच को तब्दील करने को तैयार नहीं है। हमारे घरों में बहुत सारी लड़कियां बाहर के मुल्क में भी जाके पढ़ के आ रही हैं, जब वापस आ रही हैं तो फिर उन्हें उसी सोसाइटी में, उसी सोच में कि लड़की ये बात नहीं कर सकती है, लड़की का अगर कोई मसला हो गया है तो घर में बात ख़त्म हो जानी चाहिए, लड़की अगर आगे से बात करेगी तो वो तो गलत हो जाएगा, लोग कहेंगे कि जी ये तो बहुत ज़्यादा आगे से बोलती है। इस इम्पैक्ट को कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? जो आप बात करिए, जो हम लोग बाहर भी जाते हैं, लेकिन सोच तो वो यहीं से लेके जाती है ना, आपकी तरबियत तो घर से होती है। अच्छा, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान का सिलेबस उठा लें आप और सारा कुछ छोड़ दें कि जो बुनियाद रखते हैं आपके जहन की, क्या जहन साजी कर रहे हैं आप बच्चों की। मुझे आप ये बताएं कि उसमें लिखा होगा जी रज़िया ने आटा गूंदा, सरकारी किताबें होती थी पहले कि रज़िया ने माँ के साथ आटा गूंदा, रोटी पकाई, रज़िया खेतों में गई, तो कभी ये नहीं कहा कि रज़िया किसी मुकाम पे पहुंची, रज़िया ने कोई जद्दोजहद की, या रज़िया डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनी, वकील बनी, जर्नलिस्ट बनी, रज़िया वज़ीर आज़म बन गई आपकी खातून, उसके बावजूद उनका जिक्र नहीं किताबों के अंदर। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब तक आप संजीदगी से ये चीज़ें नहीं लेंगे, एक तरफ आप कॉस्मेटिक चेंजेस कर देंगे, क्योंकि उसकी वजह ये कि महज़ब दुनिया अब आपको इस तरह आपके साथ ताल्लुक़ रखने को तैयार नहीं है, तो उसमें दिखाने के लिए अगर आप कॉस्मेटिक चेंजेस भी कर देते हैं, तो जब तक आपकी खातून को आप कॉन्शियसली एम्पावर नहीं करेंगे वो नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक जिक्र में आपको ऐसे एक दो वाक़यात मिसाल बना के रखने चाहिए कि ये खातून थी, इसका ये मसला था, हमने इतना ज़बरदस्त इसको तरीके से हैंडल किया। बेशुमार आपके, मैं आपको बता रही हूँ राबिया कारी साहिबा, कि जिन्होंने जो पाकिस्तान, जो सब कॉन्टिनेंट की पहली मुस्लिम खातून बैरिस्टर थी, उन्होंने जब महाजरीन वाले इश्यूज के ऊपर काम किया, उन्होंने लॉ के ऊपर, और उन्होंने अयूब आमरीत में उन्होंने सड़कों में जुलूस निकाले। यहाँ तक हमने सुना कि उनको टॉर्चर किया जिनसे उनकी डेथ हुई, और बड़ी दलेर खातून थी। किधर कौन जानता ही कोई नहीं उस खातून को। हमारी जुडिशरी के अंदर लोग मौजूद हैं, हमारे प्रोफेशन में लोग मौजूद हैं, हमारे क्योंकि जिक्र ही नहीं ऐसी खवातीन का। तो बात यही है कि बार बार वही बात हो रही है कि आप उनको पहले इनकरेज करें खवातीन को, और दूसरी बात है पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा दें। अभी कुछ देर पहले हमने देखा है खातून फौज के अंदर उनको एक बड़ा ओहदा मिला, लेकिन फटाफट मैंने एक देखा न्यूज़पेपर्स के अंदर एक क्लैरिफिकेशंस आनी शुरू हो गई कि नहीं वो तो सिर्फ डॉक्टर हैं, कि मतलब उनका पॉलिसी मेकिंग में कोई हिस्सा नहीं। क्यों नहीं हिस्सा? हमारी इस्टेब्लिशमेंट में आप हिस्सा दें, जैसे भी है, हम इस्टेब्लिशमेंट को नहीं उसकी पॉलिसीज को मानते, लेकिन बहरहाल खवातीन को एम्पावर करने की बात आती है तो हर जगह उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। बिल्कुल, और हम कह रहे हैं वो खवातीन जो कि हम बहुत सारे घरों में देखते हैं, जिस तरह के आपने बात की कि ये एप्लीकेशंस वगैरह ऐड की जा रही हैं, अच्छी हैं, लेकिन अभी भी अगर हम दूर दराज इलाकों में चले जाएं, शहरों से ज़्यादा बाहर नहीं, थोड़ा सा बाहर चले जाएं, ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है, तेज़ाब गर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं, ज़्यादती के वाक़यात भी हो रहे हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को दबाते चले जा रहे हैं, और इसका नतीजा क्या निकल रहा है कि वो वाक़यात मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं। सोसाइटी इन चीज़ों को बुरा समझ रही है, फैमिलीज़ कहती हैं कि ये चीज़ें बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर अदालतों तक चली भी जाती हैं तो इंसाफ मेरे ख्याल से मिलता ही नहीं, और अगर मिल जाता है तो वो साल हर साल पर मुनहसर हो जाता है। रबिया साहबा, ये चीज़ें हैं जो फिर एतमाद ख़त्म करती चली जा रही है ना। थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी कि ये बहुत ज़्यादा मायूसी वाली बात नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि कवानीन मौजूद फैमिली लॉज हैं, अब फैमिली लॉज ने औरत को बहुत एम्पावर किया है, ख़वातीन को पता ही नहीं उन लॉज का। किसी दिन आप इसके ऊपर करेंगे, मतलब उनको पता होना चाहिए कि अगर डाइवोर्स के लिए जाती हैं तो आप 2 महीने में उनकी स्टेटमेंट के ऊपर डाइवोर्स होती है। अगर एक खातून खुला लेने जाती है और वो जाके अदालत को कहती है कि मैंने इस शख्स के साथ नहीं रहना, तो अदालत उसकी स्टेटमेंट के ऊपर उसको डाइवोर्स दे देती है। अब यहाँ पर इसके प्रोपेगेंडा होता है कि 10-10 साल लग जाते हैं, खुला लेने जाती हैं तो खुला नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद बार एसोसिएशन से वो रब्ता कर सकती हैं। काफ़ी हमारे खुद लीगल एड सेल हाई कोर्ट बार में चलता रहा, जिसमें मतलब काफ़ी उन्होंने इफेक्टिवली डिलीवर किया है। तो ऐसे विमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो ख़वातीन को बिल्कुल अपनी हिम्मत करके, आप देखें हमारे पास मिसालें मौजूद हैं कि ख़वातीन आगे आई अपने मसाइल को लेके, तो उनका जो रिड्रेसल था वो मैकेनिज्म है, थोड़ा सा लड़ना ज़रूर पड़ता है। और जहाँ तक ये आपने बाकी रेप और इस तरह के केसेस की बात की है, ये नहीं है कि आपको मतलब हिम्मत अभी हमें करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आपके पास रेमेडी मौजूद नहीं है, कानून मौजूद नहीं है, ज़रा ख़वातीन को भी हिम्मत करनी पड़ेगी। रबिया साहिबा, अनफॉर्चुनेटली हमारा मुआशरा ये है कि ज़रा सा किसी के पास पैसे का इस्तेमाल कर लेगा, असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए
इंसाफ नहीं मिलता? नहीं मिलता नहीं है, मुश्किल मिलता है, लड़ना पड़ता है, और जो लड़ते हैं उनको मिलते हैं, और ये खवातीन तो ज्यादा वल्नरेबल, उनके लिए मसाइल दुगने हो जाते हैं। लेकिन जुडिशल सिस्टम का ओवरऑल फेलियर है, जिसकी वजह से हर लिटिगेंट, चाहे वो मर्द है या औरत है, वो सफर कर रहा है। और इसका एहसास जो हमारे हल्के हैं, जो हमारे जुडिशरी है, उसको बिल्कुल नहीं है। उनको इस चीज का एहसास करना चाहिए। रबिया साहब, ये ना कि आपने इंसाफ का प्रोसेस, जैसा कि आपने कहा, चले मिल जाता है, लेकिन वो इतना लंबा हो जाता है कि लोगों की परेशानियां, पैसा, वक्त, और फिर आपका एतमाद जब ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर आपको ऑब्वियसली उस तरह से आप परेशान होकर रह जाते हैं। अदालतों में लोग आना छोड़ देते हैं। फिर वो इस तरह के मसाइल वो लोग जो कि देखते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, कैसे आगे लेकर आएंगे? देखिए, मैं आपको वही बार बार कह रही हूँ कि इस तरह नहीं है कि बिल्कुल ही कोई फेलियर है कि मतलब खवातीन बिल्कुल कुछ उनको नहीं। साइबर क्राइम्स में आप देख लें, बहुत सारे केसेस हैं जो रिपोर्ट भी हो रहे हैं, और काफ़ी हद तक मतलब वो चल रहा है। तो अब और लोगों के अंदर एक सेंसिटिविटी भी पैदा हो रही है सोशल मीडिया की वजह से, लोग उनको कंडेम भी कर रहे हैं। तो ये है कि जितनी खवातीन आवाज़ उठाएंगी वो उतनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होंगी। रबिया साहब, कुछ रेशो शेयर करेंगे कि कितनी फीसद खवातीन जो हैं वो शिकायत लेकर आती हैं, कितने पे हल फौरी तौर पर हो जाता है? देखिए, मेरे पास इस वक्त तो कोई डाटा ऐसा नहीं, ना मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की है। लेकिन एक चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि जो जेंडर बेस्ड क्राइम्स थे, रेप वगैरह थे, उनमें तो 2 to 3% था। फिर जब इन्होंने कोर्ट्स बनाई 2018 में, ये कोर्ट 19 में मेरे ख्याल में ये बनी थी, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स हैं, लाहौर में एक मॉडल कोर्ट है, वो काम कर रही है। तो उससे फिर रेशो ज़्यादा बढ़ी और 16% तक कन्विक्शन हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जब संजीदगी से तवज्जो देंगे तो ये चीज़ें जो हैं इनको ख़त्म करने में मदद मिलेगी। तो ये तो वही बात आ जाती है कि हुकूमत की जिम्मेदारी, जुडिशरी की, जहाँ तक जुडिशल सिस्टम की बात है तो वो जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि उसको बेहतर करे, और रियासत की अल्टीमेटली जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की पॉलिसी मेकिंग करे और खवातीन को इनकरेज करे, कॉस्मेटिक बुनियादों पर नहीं, हकीकी बुनियादों पर। इस वक्त समाजी कारकुन ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। ताहिरा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम बात ये कर रहे हैं कि खवातीन के हकूक के लिए बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। अब एक एप्लीकेशन मुतारिफ कराई गई है कि अगर कहीं पब्लिक प्लेस पर, घर में तशद्दुद खातून पे किया जाता है, खातून को हिरास किया जाता है, तो वो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकती है, अपनी शिकायत पहुंचा सकती है। इसके अलावा भी दीगर प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि खवातीन खुद से परेशान हो जाती हैं कि अपने इश्यूज वो बाहर ना लेकर आएं। अब मुआशरा क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इस तासुर को आप कैसे देखती हैं? बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि ये गुफ्तगू गलत सिमत में जा रही है जी। बहुत एहतराम के साथ, बसत एहतराम और बसत मुआज़रत। जी। मैंने तो क्योंकि नहीं सुना कि मुझसे पहले आपके गेस्ट ने क्या गुफ्तगू की है, क्योंकि मुझे अभी टेलीफोन मिलाया है आपने। जी। तो मैं तो सिर्फ अपनी बात कर सकती हूँ, और वो ये है कि मोबाइल सेलफोन एक चीज होती है, स्मार्टफोन एक और चीज होती है। ये स्मार्टफोन के, इंटरनेट के ऐप्स औरतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम करेंगे। इससे ज्यादा साफ और शफाफ गुफ्तगू मैं नहीं कर सकती, इससे ज्यादा सादा अल्फाज मैं नहीं इस्तेमाल कर सकती। पुलिस क्या हमें बेवकूफ समझ रही है लाहौर की या पंजाब की? मुझे आप बताएं, मुझे आप अभी आप लोग न्यूज़ मीडिया हैं, आप अभी तहकीक करके, रिसर्च करके मुझे बताएं कि हमारे मुल्क में, आपके सूबे में, पंजाब में, हमारे शहरों में, हमारी दही जो 65 से 70% दही आबादी है, कितनी औरतों के पास, कितनी जवान बच्चियों के पास, जवान औरतों के पास स्मार्टफोन मौजूद हैं? कितनों के पास इंटरनेट की सहूलत को वो अफोर्ड कर सकते हैं? इतने पैसे किसके पास पड़े हैं इंटरनेट? मैं अपना इंटरनेट का बिल अदा करते करते थक जाती हूँ इस्लामाबाद के शहर में रहते हुए। मैं पूछती हूँ, कितनी जवान लड़कियों को उनके वालिद और उनके भाई, और फिर शादी के बाद उनके शौहर, और बेवगी के बाद उनके बेटे, कितनी औरतों को और बच्चियों को इजाजत है मोबाइल फोन पे बात भी करने की? अपनी दोस्त से, अपनी स्कूल फ्रेंड, अपनी क्लास फेलो से भी बात करने की इजाजत नहीं है। मोबाइल फोन रखने या उस पे गुफ्तगू करने पर बेगैरती के कत्ल हो जाते हैं हमारे मुल्क में। हम किस मुल्क की बात कर रहे हैं कि ऐप हमने बना दिया औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए? ये ट्रक की लाल बत्ती के पीछे मैं तो नहीं लगूंगी, कोई लगना चाहता है लग जाए।
बिल्कुल आपने बजा फरमाया और इसी मामले पर हम भी बात करें। हमने यही बात की है कि कोई इसका इस तरह इफेक्टिव नहीं है। साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। यानी एक एप्लीकेशन जो है वो उस तरह से कैसे हमने ये मेंशन की चीज कि अगर दूर दराज खवातीन है जिनको घर में तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, तेजाब गर्दी के जहां पर वाकयात हो रहे हैं, वो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किस तरह सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हम इस चीज को जो है बार बार फोकस करना चाहेंगे कि खवातीन भी किसी को इतना एज मत दें कि उनके ऊपर जो है वो जुल्म किया जाए। अपने लिए आवाज़ बुलंद करें, कानून भी मौजूद है, हर प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। अगर खवातीन खुद अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी और अपने लिए आवाज़ उठाएंगी तो ये जो जुल्म हो रहा है या कहीं पे नाइंसाफ़ी की जा रही है उसको रोका जा सकेगा। रबिया साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम मिलवाने वाले हैं आपको अपने मेहमान से जिनका तारुफ मैं आपके साथ कराऊं जी। रिसेंटली इंग्लैंड से आए हैं और अपने शौक को इन्होंने जो है अपना पैशन भी बनाया है और अपने पैशन को जो है वो जब आगे लेकर आए हैं तो नया टैलेंट भी सामने लेकर आने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं। खेल ऐसा मुतारिफ करा रहे हैं जिसमें हम कहीं देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कम लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन चूंकि इवेंट्स होने जा रहे हैं पाकिस्तान में जो है दोबारा से इस तरह के इवेंट्स होंगे तो ऑब्वियसली नौजवान नस्ल सामने भी आएगी और भरपूर हिस्सा भी लेगी। मेहमान हमारे स्टूडियो में जो हमारे साथ में मौजूद हैं, मैं तारुफ कराऊंगी जी। हमारे साथ मौजूद हैं अजीम एजाज साहब जो कि SAG MMA के इंचार्ज हैं, इन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैंने कहा कि अभी रिसेंटली आप आए हैं इंग्लैंड से और अपकमिंग जो इवेंट्स हो रहे हैं उनकी भरपूर तैयारी आप कर रहे हैं। कुछ इवेंट्स के बारे में बताइएगा, फिर मैं जानूंगी कि कितना लोगों का इसमें इंटरेस्ट है। MMA जो है ना पाकिस्तान में नया तो नहीं है लेकिन वो रेगुलरली चल नहीं रहा, गैप आ जाता है ना, बहुत गैप आता था। वो अब असल में प्लेयर्स का भी एक इश्यू था पाकिस्तान में कि वो कैसे अपना स्पोर्ट में आगे जाए जब उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था कम्पीट करने के लिए। तो एक फ्रस्ट्रेशन था कि एक बंदा इवेंट करता है, अब दूसरा इवेंट कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि एक इवेंट के लिए बंदे को ट्रेन भी करना पड़ता है। तो ऐसे ग्रुप ऐसे गार्डन की तावन से उनकी फुल सपोर्ट के साथ ना हमने एक लीग शुरू किया। और ये ऐसे लीग है, पाकिस्तान में पहले इवेंट्स होते थे नो डाउट, ठीक है, वो रेगुलर नहीं थे, मतलब फाइटर का इसमें कोई खास फायदा नहीं था सिवाय ये कि एक दफा वो लड़के खेले बस। और जैसे आपको पता है हर स्पोर्ट में जब तक आप रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस नहीं करते और रेगुलरली इसकी इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट नहीं करते तो वो स्पोर्ट आगे नहीं जाता। प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रॉपर उसके सेशंस होने चाहिए ताकि उसमें गैप ना आए, तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहे और रिकग्निशन। बिल्कुल ऐसी है। अभी लीग की जो रीसेंट सिचुएशन है मुझे वो बताइएगा क्या है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 3 हफ्ते के ट्रायल्स हो गए, काफ़ी हमारे प्लेयर्स ने रैंकिंग अपना बनाया है पाकिस्तान में पहले दफ़ा, क्योंकि एज यू नो जब एक लीग रेगुलरली चलता है तो फिर उसमें रैंकिंग की शुरुआत होता है। फिर जो ना जो टॉप ब्रास होता है ना, जो असल खिलाड़ी जो ज़्यादा जीतते हैं वो फिर आगे आ जाते हैं, वो लीग के ऊपर आ जाते हैं और उनको ज़्यादा मौका मिलता है कम्पीट करने के लिए। अब MMA में एक स्पेशल आप समझ लो एक सर्कमस्टांस है कि इंजरी का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसलिए अब ये लीग जो है ना जो हर हफ्ता होने लगा है ऐसे गार्डन्स में LFO रूफटॉप में, जो सैटरडे नाइट लाइव हमारा MMA होगा। इसकी वजह से अब माशाल्लाह से फ्रॉम 1 to 2 1 से 2 जो इवेंट्स थे सालाना वो अब 52 बन जाएंगे सालाना इवेंट्स हर सैटरडे नाइट LFO रूफटॉप पे ऐसे गार्डन्स फेज 1 में। सही, मुझे ये बताइएगा खिलाड़ी इसमें कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने कर सकते हैं और क्या मुख्तलिफ शहरों से भी लोग आ रहे हैं? अभी हम लोग ने ये वीकेंड गुजरा है, हम लोग ने यहाँ पे इवेंट की माशाल्लाह से, हमारे भाई क्वेटा से, नौशेरा से, टैक्सिला से, पेशावर से, इस्लामाबाद से, मतलब पूरा पाकिस्तान ने आके कम्पीट किया है। और ये है कि क्योंकि अब हम जो ना जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं हम करते हैं, तो हम ना उनकी ट्रैवल की अरेंजमेंट कराते हैं ताकि उनको कोई बर्डन ना महसूस हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो खिलाड़ी का लाइफ है ना वो हम समझ सकते हैं। जैसे वो कारण में होता था ना कि बच्चा जो है वो अपना खुराक को अफोर्ड नहीं कर सकता था, इतना दूध इतने अंडे खाने की, तो हम समझ सकते हैं इन बातों को। तो हमने तो फुल सपोर्ट दिया है और माशाल्लाह से इतने लोग आए। टैलेंट कैसा सामने आया? क्योंकि हम देखते हैं कि ऑब्वियसली अगर एक चीज रैंडमली नहीं होती नजर आ रही, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कराई जाती, प्लेटफॉर्म नहीं है, तो टैलेंट उस तरह से निखर के सामने भी नहीं आता। तो आपकी लीग में जो लोग आ रहे हैं किस तरह का टैलेंट है उनका? ये एक बाकायदा खसूसी एक टैलेंट हंट है, स्पेशल टैलेंट हंट
ہم مختلف جمز جو مختلف ڈسپلن سے ہے، ووشو، ٹائیکوانڈو، کک باکسنگ، کشتی، کبڈی، ان کلب سے ہم رابطہ کر کے ان کو باقاعدہ کک باکسنگ میں ان کو انوائٹ کرتے ہیں ہمارے پاس، کیونکہ مکس مارشل آرٹس جو ہے نا وہ سب کو اکوموڈیٹ کرتا ہے. جب وہ ہماری انویٹیشن پہ آتے ہیں، وزیر آباد سے بھی ماشاءاللہ سے کک باکسنگ ٹیم آئے تھے، بڑے ہیوی، آپ یہ مان سکتے ہیں 100 کلو پلس باڈی بلڈر جسامت. اب آپ جو آپ پاکستان کے اسٹیریو ٹائپ دیکھیں گے آپ کو سوکھی لوگ نظر آئیں گے. وہ ماشاءاللہ سے بڑے صحت مند کھلاڑی تھے اور بڑے جوش کے ساتھ وہ لڑے تھے. اور یہ پلیٹ فارم کی مقصد ہی یہی تھا. ہمارے پاس ایک لڑکا ہے وہ ڈسیبلڈ ہے، اس کی ایک ہاتھ جو ہے نا اس کی جینیٹک کوئی ڈیفارمیشن ہے، وہ بھی کمپیٹ کر رہا ہے ایک پاکستانی لیگ میں. مطلب اس نے تو اپنا ڈسیبلٹی کو بہانے ہی استعمال نہیں کی، تو وہ بھی ہماری لیگ میں کمپیٹ کر رہا ہے. کوئی ایج گروپ بھی اس میں میٹر کرتا ہے کہ ہر ایج گروپ کے لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ میڈم میں جب آپ کے پاس پہلے آیا تھا میں نے کہا تھا اوور 18، لیکن اب جو ہے نا کیونکہ ہم نے انڈر 18 کا دیکھا تھا ایک نیش، تو ہم نے ایک انڈر 18 کا بھی ایک سیکشن بنایا ہے اور وہ کافی سکسیسفل ہے. اس میں کافی پارٹیسپینٹس ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ یہ جو انڈر 18 مطلب 16-17 ایئر اولڈ جو ہے، اگر وہ اب اپنے سپورٹ میں اپنے فیلڈ میں ان کو سپورٹ ملے تو پھر انشاءاللہ یہ تو پاکستان کی نام روشن کریں گے اپنے کریئرز کے ساتھ. بالکل آپ نے صحیح کہا. لیگ کے مراحل کتنے ہیں؟ فائنل تک پہنچنے میں کتنے مرحلے ہوں گے اور کتنے کھلاڑی فائنل میں پہنچ سکتے ہیں؟ 56 کا ہے. اگر ہر ویٹ ڈویژن میں ہمارے فائنلسٹ آ جائے تو 56 ٹوٹل ہوں گے. ابھی تقریباً 100 سے 200 ہمارے پاس پارٹیسپینٹس ہیں. پارٹیسپینٹس تھوڑا کر کے آ رہے ہیں کیونکہ چند پارٹیسپینٹس کو ٹائم ہوتا ہے، ان کو ٹائم چاہیے ٹرین کرنے کے لیے، تو اس کو حاضر ناظر رکھ کے ہم لوگ کو اب تک تقریباً 100-200 پارٹیسپینٹس آ چکے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کریں تقریباً 300-400 اور جو اس کی فائنلز ہے جو اس سال کا لیگ ہے وہ دسمبر میں ختم ہو جائے گا، لیکن یہ لیگ دوبارہ شروع ہوگا جنوری. جیسے ہر لیگ جو ہے نا وہ سالانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی ریکارڈ وہی کا وہی رہے گا، لیکن جو پوائنٹ سسٹم ہے وہ ریسیٹ ہوگا جنوری میں 2021 اور پھر وہ اس کی بھی فائنلز دسمبر 2021 میں ہوگا. صحیح. تو مجھے یہ بتائے گا شائقین جو کہ لوگ دیکھنے آتے ہیں ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ اتنا زبردست ٹیلنٹ جو ہے لوگوں کو دکھایا جا سکے. تو کیا شائقین کے لیے بھی کیا اوپن رکھا گیا ہے کہ لوگ آئیں اور دیکھیں اور سراہیں ٹیلنٹ کو؟ ہمارا ایک نیا ایشو پتہ ہے کیا فیس ہوا تھا کہ لوگ فیملیز کے ساتھ آ رہے تھے تو بچے نا کیج میں جا کے کھیلتے ہیں. ایسے فیملی مطلب it wasn't an issue، مطلب ہمارے لیے ایشو نہیں تھا، لیکن یہ چیز تھا کہ ایسے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں نا اس اسپورٹ میں کہ لوگ اپنے فیملیز کے ساتھ آتے ہیں اور اتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ بچے جو ہے نا یہ پارٹیسپیٹ کریں ہمارے ایونٹ میں اس طریقے سے. ان کی وجہ سے ایک رونق بنا ہوتا ہے. فیمیلز بھی آتے ہیں دیکھنے کے لیے کیونکہ ظاہر سیٹرڈے نائٹ وہ وقت ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کام نہیں ہوتا، اگلا دن بھی چھٹی ہے، تو سیٹرڈے نائٹ از اے ویری گڈ ٹائم کہ لوگ اپنے فیملیز کے ساتھ آتے ہیں اور وہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور لوکل ٹیلنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ ہماری ایونٹ پہ شرکت ہونے کے لیے ہم پہ ایڈمیشن فی ایسے کچھ نہیں لیتے، وہ فری ہے. تو فیملیز کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہوتا ہے اپنے فائٹرز کو دیکھنے کے لیے. وہ انسپائر بھی ہو جاتے ہیں. کافی لوگ ایسے ہیں جو ہم کو بعد میں بتاتے ہیں کہ یار یہ ایونٹ اتنا اچھا تھا، میں نے جو ہے نا اب جم جوائن کرنا ہے. مطلب یہ چھوٹی چیز کیونکہ وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ لوگ اتنے ایکٹیو ہے، اتنے ہیلتھی ہے، تو وہ خود ہی انسپائر ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اب یہ کیونکہ ایک فائٹ ایسی ہے، کھیل ایسا ہے کہ اس میں انجری جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ کب ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا تمام ارینجمنٹس ہوتے ہیں؟ تمام ایز سچ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو جائے کسی کھلاڑی کے ساتھ تو تمام آپ کے پاس ارینجمنٹس مکمل ہیں؟ ہمارے پاس ایک ڈاکٹر آن اسٹینڈ بائی ہے، ٹھیک ہے، ایک میڈیکل ٹیم آن اسٹینڈ بائی ہے. اب یہ جو ہے نا انفارچونیٹ انسیڈنٹس زیادہ تر اس وقت ہوتے ہیں جب دو لوگ جب آپس میں لڑتے انپریپیئرڈ. ہمارے پاس کیونکہ سب پریپ پہلے سے ہوتا ہے، میڈیکل چیک پہلے سے بھی ہوتا ہے، تو جو انفارچونیٹ سچویشن جب آتے بھی ہے اور ہوئے بھی ہیں ہم ان کو ٹوٹلی سپورٹ کرتے ہیں اور ہم پہلے سے پریپیئرڈ ہوتے ہیں with trained medics. صحیح. یہ بتائیے گا کیا آپ سمجھتے ہیں اسکول کالجز لیول پر ہم جو دیکھتے تھے مارشل آرٹ کی پریکٹس کرائی جاتی تھی، کراتے، یہ چیزیں اب ہمارے اسکول کالجز میں تھوڑی کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے کتنی ضروری ہیں یہ ایکٹیویٹیز؟ اسٹوڈنٹس کے لیے پی ای فزیکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے، لیکن آف دیئر چوائس. دیکھو ایک زبردستی اگر آپ کرو گے، مثال کے طور پر آپ کسی کو کہتے ہو کہ بھائی آپ نے جمناسٹکس ہی کرنا ہے، آپ نے رننگ ہی کرنا ہے یا آپ نے کرکٹ ہی کھیلنا ہے، وہ چیز جو ہے نا ایک ہابی سے بن کے نا ایک ٹارچر بن جائے گا کیونکہ وہ بندہ کی زبردستی ہوا ہے. جب آپ کسی کو چوائس دیتے ہو نا، مثال کے طور پہ ٹائیکوانڈو کتنا خوبصورت سپورٹ ہے، ٹھیک ہے نا، سنوکر
एक इतना रिलैक्सिंग स्पोर्ट है, वो स्पोर्ट तो है, ठीक है। MMA जो है ना वो मिक्स मार्शल आर्ट्स है, वो बंदा इसमें कोई प्री रेक्विजिट नहीं है, जो बंदा को जैसे उसको गेम पसंद है वो उस तरीके से करके जीता है। तो जब आप लिमिटेशंस और जब आप रिस्ट्रिक्शंस रोकेंगे तो यू विल फाइंड कि लोग की पार्टिसिपेशन भी ज्यादा होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। इवेंट्स MMA के जो अपकमिंग है मैं चाहूंगी जरूर हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और उनको पता चले कि एक्चुअली है क्या। एवरी सैटरडे, ठीक है, अभी हम लोग टूर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन है जो हमारे अब प्रिंसिपल स्केड्यूल बन गया है वो ये है कि हर हफ्ता सैटरडे नाइट लाइव MMA LFO की रूफटॉप में ऐसे गार्डन्स फेज 1 लाहौर, ये जो है ना ये वेन्यू है, यहाँ पे सैटरडे नाइट आपको आपकी जो फेवरेट लोकल फाइटर्स एंड सून इंटरनेशनल फाइटर्स, अभी हमारी बातचीत चल रहा है, हम लोग बैरूनी मुल्क से भी बुलाएंगे फाइटर्स को यहाँ पे, और हम यहाँ पे हमने ये जो टैलेंट हंट है ये नहीं रुकेगा इंशाल्लाह अल्लाह। एंड इज अ ह्यूज थैंक यू टू ऐसे गार्डन्स एंड ऐसे ग्रुप, वो लोग ने बहुत सपोर्ट किया। और मैं एक बात बता, आपने एक सवाल पूछा था कि ये पहले क्यों नहीं होता था, क्योंकि आपके पास वो लोग नहीं थे जिनके पास वो विजन है। ऐसे गार्डन और ऐसे ग्रुप जो है उनकी वो विजन है, उन्हें सिर्फ स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है। ऑब्वियसली जब आपको सपोर्ट अच्छी मिल जाती है तो आप अच्छे तरीके से काम लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक आपके अपकमिंग इवेंट्स जो हैं उनके लिए, और बहुत सारे लोगों को भी मैं कहूँगी ये इवेंट्स देखने जाएं, जैसे कि आप बता रहे हैं बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सेगमेंट्स की तरफ हम बढ़ेंगे और शामिल कर लेते हैं आज के भाव। नबील की तरफ चलेंगे। नबील बताइए मार्केट में सब्जियां आज किस कीमत पर मिल रही हैं? जी अगर आज के रेट लिस्ट की बात की जाए तो शहर में सब्जियों और फलों की कीमतों को आज भी जो है वो पर लग गए हैं, उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात पर परेशानी का सामना है। लाहौरियों की जानिब से शिकायत आ रही है कि हुकूमत की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी किए गए हैं उसके ऊपर ना तो सब्जियाँ दस्तियाब हैं और ना ही फ्रूट उस रेट लिस्ट के मुताबिक जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब शहर की छोटी बड़ी मार्केटों के जो कारोबारी अफराद हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जब वो सब्ज़ी और फल मंडी से शाह ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हुकूमत की जानिब से जो सरकारी रेट लिस्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक तो मंडी से शाह नहीं मिलती। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो मंडी से महंगी शाह ख़रीद कर और फिर नुकसान उठाते हुए उसको सस्ता फ़रोख्त कर दें, ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। इसी वजह से कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है और इनकी जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि जब तक हुकूमत की जानिब से संजीदा इक़दाम नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी वाक़या नहीं होती। ठीक है, थैंक यू सो मच हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे। सब्जियों की कीमतों के हवाले से शहरियों के तासुरात आपने हमें बताए। आगे बढ़ते हैं, मीट रेट्स क्या हैं। ज़ेनत शॉप पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप बीफ पर केजी खरीद सकेंगे 450 रुपीज़ में, और बीफ मेंस यहाँ से आपको मिलेगा जी नाज़रीन 850 रुपीज़ पर केजी। और इसके बाद मटन पर केजी आपको मिलेगा 1350 रुपये में, और मटन मेंस आप खरीद सकेंगे 1650 रुपये। और इसके बाद ये चिकन के रेट क्या हैं। जिंदा मुर्गी मार्केट में गवर्नमेंट रेट के मुताबिक अवेलेबल होगी, जिसको सरकारी रेट कहा जाता है जी 206 रुपये में जिंदा मुर्गी, और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 299 रुपये में। और अब शामिल कर लेते हैं एग रेट्स क्या हैं। हम देख रहे हैं कि अंडों की कीमतों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास है रिटेल प्राइस 166 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकें। होलसेल से अगर आप खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो 164 रुपीज़ 164 रुपये दर्जन होलसेल पर इसकी कीमत है। सो नेक्स्ट अगर आप जाएंगे गोरमे पे तो गोरमे पे आप खरीद सकेंगे 165 रुपये दर्जन में अंडे। जी तो नाज़रीन, रेट्स आपने जान ली। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।